कि हार्ट मेन का यहाँ पे होता है ना, वैसे ही पेनिस भी उसका एक सेकंड हार्ट है। अगर जिस इंसान में सेक्सुअल हेल्थ कम हो रहा है, यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके हार्ट ब्लॉकेजेस है। 30 दिन 60 दिन आपको पूरा ब्रह्मचार्य में रहना है। अगर हस्बैंड वाइफ भी है तब भी आपको ये सब नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि आपका आपकी जिंदगी से ध्येय क्या है, आपको करना क्या है। रिलेशनशिप में एक चीज इम्पोर्टेंट है मैडम, बात करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट सेक्सुअल को ज्यादा पहले क्या होता था ना, लड़कियों में पहले तो अपन बात करते थे कि लड़कियों को आज़ादी नहीं दे रहे। आज अपन बात कर रहे हैं कि अगर लड़कियों को आज़ादी दे रहे तो ज़्यादा आज़ादी हो गई। नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कौन से लेवल का डायबिटीज़ है। आपको जुवेनाइल डायबिटीज़ है, ठीक है, ये आपका क्रॉनिक है, ये आपका एक्यूट है। अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसने बचपन से एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली है, या कभी किसी का ब्लड नहीं चढ़ाया है, या किसी तरीके का कोई सर्जरी नहीं किया है, उसी को ये राइट्स है बोलने का कि वो वेजिटेरियन है। डॉक्टर संजय मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। कैसे हैं मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत सॉरी मैम, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था बातें करने में। आप डर्मेटोलॉजिस्ट से होलिस्टिक वेलनेस में कैसे शिफ्ट हो गए? 22 सालों का अनुभव मैडम। एक्चुअल डर्मेटोलॉजी ये जो था, एक स्किन हम बोलते हैं ना, डिजीज एंड डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं, ओके। बट हॉलिस्टिक तब आया कि जब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये सिर्फ इंटरनल नहीं होते हैं, या कहीं से आपको एयर में आके आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आते, ये सारे आपके साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं। जब तक आप आपके मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं करते हो, तब तक आपका फिजिकल हेल्थ कभी भी ठीक नहीं होगा। और उससे जुड़े हुए जितनी भी बीमारियां हैं, आप देखिए, फार्मेसी सब एक ही होते हैं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ही वो फार्मेसीज, जितने भी मेडिसिन है उसी गाइडेंस से बनाए जाते हैं। सारे डॉक्टर्स के एजुकेशंस भी सेम होते हैं, ओके। प्रिस्क्राइब जब आप करते हो, उस टाइम की जो आपकी टेंडेंसीज है, आपकी साइकोलॉजिकल जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो बहुत बेस्ट होने चाहिए। यानी कि आपका जो कनेक्शंस होते हैं, आपके जो ओरा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने चाहिए। ये चीज़ जब मुझे समझ में आई, तब मैंने अपने आप को होलिस्टिक में कन्वर्ट किया कि नहीं, कोई भी मोडालिटी कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। वो मोडालिटी किसको किस हद तक काम आएगी, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। एलोपैथिक भी अच्छा है, आयुर्वेदा भी अच्छा है, होम्योपैथिक भी अच्छी है। लेकिन कौन से इंसान को कौन सी मोडालिटी सबसे ज़्यादा परफेक्ट जाएगी, वो उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें जब मैंने समझी, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ को कॉम्बो करके चलना है। मेंटल की भी हेल्थ होती है कैसे? यस, होती है ना। कैसे होगी मैडम, थोड़ा समझो। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आया था। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो जाके आए, उनको सिंपल प्रॉब्लम था हार्मोन्स का, पिंपल्स बहुत आते थे। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए, टेस्ट किए, लेकिन जब उस इंसान की मैंने साइकोलॉजिकल यानी मेंटल हेल्थ की क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सफ़र कर रहे थे अपने फैमिली रिलेशनशिप इश्यूज़ के साथ में। कहीं न कहीं पार्टनर्स के अंदर वो मेल नहीं चल रहा था। वो स्ट्रेस और वो एक हम कहते हैं ना कि जो एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, वो गिल्ट भी कहीं न कहीं था। तो जब वो काउंसलिंग करते वक़्त जब दोनों कपल्स को बुलाया और बात की और उनके अंदर के इश्यूज़ को जब सॉल्व किया, मैंने देखा कि मेडिसिन्स और ये काउंसलिंग 15 डेज़ के अंदर उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो क्या पाया मतलब हमने, जब हमने कपल की काउंसलिंग करी तो मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम तरह की प्रॉब्लम थी उनकी? क्या हो रहा था कि जो हस्बैंड था, वो जब भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस करते थे, तो वो फीमेल को ऐसा लगता था कि वो उसको अवॉइड कर रहा है। यानी कि फीमेल को ऐसा लगता था कि वो दोनों भी मतलब जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि एक शरीर का मिलन, एक आत्मा का भी मिलन होता है। वाइफ़ को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ 100% नहीं है। हमेशा उसको, और उसको वाइफ़ को ऐसा लगता था कि जब मैं उनको अप्रोच करती हूँ, तभी वो मेरे पास आते हैं। जब दोनों को बिठाया और मैंने जब अलग-अलग पहले इंडिविजुअल काउंसलिंग की, तब हस्बैंड से मुझे पता चला कि जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ, तो इसका स्मेल, बॉडी स्मेल जो होता है, मुझे इरिटेट करता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था जब फीमेल को जब मैंने ये बात कही, तो उसने कहा कि मैंने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया।
क्योंकि बात ही नहीं करी होगी। बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी शेयर, क्योंकि हस्बैंड को लगता था अगर ये मैं बताऊंगा तो उसको तकलीफ होगी। लेकिन तब जब मैंने उनको ये कहा कि आप बता नहीं रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप उससे जो दूर हो रहे हो ना, उसके वजह से उनको तकलीफ होके ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि, और उसके हस्बैंड की ये प्रॉब्लम थी कि उसने फ्रेंड से बात किया, उसने अपनी एक जो लेडी फीमेल फ्रेंड थी उससे बात किया, तो उसने भी कहा कि नहीं ऐसा होता है, आप समझ के चलो, मतलब कोई सॉल्यूशन कोई नहीं दे पा रहा था। जब लेडीज़ को मैंने वो बताया कि आपको थोड़ा हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि और जो रूम का जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसको थोड़ा आपको एक अलग तरीके से रखना चाहिए। तो इंटीमेसी जो होती है, वो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आ गया आपको करना है, वैसा नहीं होता है। ये दोनों का भी एक ऐसा बॉन्डिंग होता है कि दोनों के अंदर भी वो फीलिंग्स होनी चाहिए। तो कोई-कोई जब भी ओसीडी प्रॉब्लम्स फीमेल में भी होती है, मेन में भी होता है। अगर ये प्रॉब्लम मेन में है, तो उनको परफ़ॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। रिलेशनशिप में एक चीज इंपॉर्टेंट है मैडम, रिलेशनशिप की एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बात करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सेक्सुअल को ज्यादा प्रायोरिटी ऐसे दे दिया गया है। क्या ऐसा है? सी, एक ही सिंपल क्वेश्चन में आप मतलब आंसर्स मैं बताती हूँ। जो प्रॉब्लम्स इंसान की ज़िंदगी में, कोई भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स हो, वो बेडरूम में आके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम बेडरूम से शुरू होती है, उसका कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सिंपल चीज़ है कि शादीशुदा ज़िंदगी में सेक्सुअल लाइफ भी उतना ही ज़रूरी है। फिर बाद में इमोशनल आता है, मेंटल आता है। बट अगर आपका सेक्सुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो सारी चीज़ें बिखरने लगती है। सबसे पहले ये है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। यस, यस। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये आजकल जो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो ज्यादा बढ़ रहा है वो आजकल, ठीक है, वो क्यों बढ़ रहा है? पहली चीज तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि फीमेल्स होती है, बहुत सारे कुकिंग चैनल्स होते हैं, ठीक है? रोज़ रेसिपीज़ देखती है और फिर शाम को खिचड़ी बनाती है। वैसे ही मेन के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स है। आप जितने ज़्यादा, जितने पॉर्न वीडियोज़ वगैरह है, जितने ज़्यादा आप देखोगे, जब एक्चुअल आपको परफ़ॉर्म करने का टाइम आता है ना, तो आप पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाते हैं। दैट इज़ द फैक्ट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, जिनका मैंने काउंसलिंग में ये सबसे बड़ा ये देखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको जब एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हो, तो आप रटते हो ना, तभी आप जब क्वेश्चन का पेपर्स आ जाते हैं, आप भूल जाते हो। भूल जाते हैं। ठीक है? क्योंकि आपने रटा हुआ है चीज़ों को। वैसे ही जब आप ये मूवीज़ या ये सारे चीज़ें देखते हो, आप वो कोशिश करते हो मुझे ये करना है, कोशिश होती है आपकी, फीलिंग्स नहीं है। तो फीलिंग्स के साथ कब आता है कि आप कॉपी नहीं कर रहे हो, आप है ना वो देख के कॉपी करने जाते हो, तो कॉपी कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, दैट इज़ द मेन रीज़न। जितने भी पॉर्न देखते हैं वो, जिनकी शादी नहीं होती वो ज्यादा देखते हैं ऐसा बोला जाता है, बट आप तो यहाँ पे क्लेम कर रहे हो कि जो शादीशुदा लोग भी वो भी देखते हैं। येस, वो भी देखते हैं। यंगस्टर का तो छोड़ ही दीजिए, बट आजकल शादीशुदा लोग भी ये ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है ना। लड़कों में और लड़कियों में फैंटेसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये देखने का उनका एक कांसेप्ट क्या होता है कि दोस्तों के अंदर जब 4 दोस्त बैठते हैं ना, तो उसके अंदर उनको ऐसा रहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो ये कभी-कभी ख़याली पुलाव जो होता है ना, वो अंदर दोस्तों के अंदर ही उन लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं इतने टाइम कर सकता हूँ, मैं इतनी बार कर सकता हूँ। और फिर जाके घर पे जब वो रियल परफ़ॉर्म करने का टाइम आता है, तो उन लोगों के अंदर एंग्ज़ायटी आ जाती है। तो एंग्ज़ायटी के चक्कर में कोई-कोई ये वीडियोज़ देखना शुरू करते हैं। और ये जब देखने के बाद में आप एक मॉडल को देख रहे हैं और वहाँ पे वो दोनों मॉडल्स ही हैं, वो पैसे कमाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। उनको मालूम है इसके बाद मुझे इतना पे होने मिलने वाला है, इतना अमाउंट मुझे मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये जो कपल होते हैं, उसमें से जो मेन होता है, उसको लगता है कि मैं किस तरीके से मेरे पार्टनर को खुश करूँ, ठीक है? अब मतलब यही मेंटेलिटी रहती है क्या हमेशा एक मैन की? हमें आपने जो काउंसिल किया उसके अकॉर्डिंग? मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ, जब रिलेशनशिप में मेन को फीमेल छोड़ देती है ना, तब सबसे पहले आदमी के दिमाग में क्या आता है मालूम है? मेरे में ऐसा क्या, मैंने इसको ऐसी कमी, मतलब मेरे में कहाँ से वो कमी थी जो मैं इसको सैटिस्फाई नहीं कर पाया। ओह। और फीमेल हमेशा क्या सोचती है मालूम है? मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो इसने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये दोनों सोच मेन का सबसे पहले वहीं से शुरू होता है। तो बोलते हैं ना कि आपके अंदर कितनी भी कमियां हो, मेन के अंदर वो हमेशा सीना तान के रहता है, लेकिन कहीं उसको ऐसा लगता है ना कि सेक्सुअल डिस्फंक्शंस कहीं उसके अंदर वो कमी है, तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी 100% मेन में होता है, लेकिन 80% मेन में ये देखा गया है। तो आपने क्या देखा मैडम कि किस वजह से एक रिलेशनशिप टूटता है? मतलब एक लड़की लड़के को क्यों छोड़ती है और लड़का लड़की को क्यों छोड़ता है? मतलब क्या कॉमन है चीज़ों में? सबसे ज़्यादा जो अब तक मेरे पास जो केसेस आए हुँ। हैं, जो डिपार्ट होने का सबसे बड़ा जो ये होता है ना कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और पहले क्या होता था, एक औरत का काम होता था कि वो घर पे घर सँभाले, ठीक है? 100%। और मेन जो होते थे उस टाइम पे कलीग्स जो होते थे वो मेन के मेन ही होते थे, फीमेल्स बहुत कम होती थी। लेकिन आज के कल्चर में क्या हुआ है, हम 12 से 16 घंटे बाहर रहते हैं और मिक्स कलीग्स है, लड़का और लड़की, ठीक है? तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि हम पूरा टाइम बाहर निकालते हैं। घर पे आने के टाइम हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तब हमें ये नहीं लगता है कि अब मैं जाके मैं मेरी वाइफ़ के साथ में रिलेशंस रखूँगा। तब ऐसा लगता है यार खाना खा के सो जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे है ना दोनों की हालत सेम होती है और दोनों की हालत घर में आने के टाइम ये कंडीशन होने की वजह से कोई एक लॉयल होता है रिलेशनशिप में, ठीक है? हमेशा एक ही लेवल होता है। कोई एक लॉयल होता है, बहुत कम मिलते हैं कि 2 भी लॉयल हो, हुँ। कोई एक लॉयल होता है। तो वो क्या करता है ना, वो उस टाइम को भी निकाल के सोचता है कि मैं मतलब वक़्त दूँ मेरे पार्टनर के लिए, लेकिन दूसरा पार्टनर जो होता है, वो बाहर ही वो देख लेता है, ठीक है? क्योंकि उसके पास उतना वक़्त नहीं रहता है। तो यहाँ पे है ना कि ये जो ट्रैक होता है ना, दोनों साथ में होते हैं लेकिन दोनों साथ में चलते नहीं हैं। तो कोई एक पार्टनर जो होता है, वो सफोकेटेड हो जाता है कि क्या जीवन हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि लड़का या लड़की छोड़े। किसी-किसी में क्या होता है ना, एक लव लैंग्वेजेस होते हैं। लव लैंग्वेजेस कैसे होते हैं कि एक पर्सन है जो अपने प्यार को एक्सप्रेस सिर्फ सेक्स करके ही ज़ाहिर कर सकता है, ठीक है? अब उसका जो पार्टनर है, उसको लगता है कि यार ये मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ सेक्स ही है, ठीक है? जबकि वो सच में प्यार कर रहा है, बट उसका प्यार करने का जो तरीका है, वो इंटीमेट होके या फिर इंटीमेसी उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? अभी दूसरा पार्टनर है, उसको लगता है कि चैट करके, पूरे दिन की सारी खबर जो होती है, वो बताना। वो अपना लव उस तरीके से एक्सप्रेस करता है। दूसरे होते हैं जिनको कुकिंग करके खिलाने का शौक होता है, वो अपना प्यार को उस तरीके से एक्सप्रेस करता है। किसी-किसी को घूमने का शौक होता है, लेकिन अगर इसमें अपोज़िट पार्टनर मिल जाए, तो ये या तो आपको उनका लव लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है कि यार इसको चैट करना बहुत पसंद है, चलो आधा घंटा इसका चैट सुन लेते हैं, ओके। इसको इंटीमेसी पसंद है या इसको वो अपना प्यार जो है वो सेक्स करके ही ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो इंसान सिर्फ़ सेक्स के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, वो आपके पास इसके लिए आ रहा है कि वो अपना प्यार उस तरीके से ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे जब लव लैंग्वेज आप समझ नहीं पाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपका जो अलग होने का दिस इज़ द ओनली वन रीज़न कि आप उनका लव लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे। पर कॉमन ग्राउंड पे आएगा कैसे कोई? मतलब दोनों साथ में रहें मतलब कोई बोला आपने जो बोला किसी को कुकिंग करने का ज़्यादा शौक है, तो कुकिंग करके वो प्यार एक्सप्रेस कर रहा है। किसी को सेक्स इंटीमेसी का शौक है, तो वो इंटीमेसी से ज़ाहिर कर रहा है। पर दोनों बात करके कॉमन ग्राउंड पे तो आ ही नहीं सकते कभी, तो साथ में कभी रह ही नहीं पाएँगे ऐसे तो। तो इसके लिए क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप जब भी रिलेशनशिप में आते हो, तो आपको पता चल रहा है ना कि एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ कर रहा है। तो आप बैठो और बात करो कि एग्ज़ैक्टली आप क्या चाहते हो, ठीक है? आपका मेरे से सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ आप फ़ील कर रहे हो? जब तक आपके अंदर ये चीज़ें या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप मैं ये बोलते हैं ना कि हम लोग कि सेक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई-कोई कपल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके अंदर इंटीमेसी है, रोमांस है या फिर सेक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जिनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है, वो है उनके अंदर की सबसे ज़्यादा एक बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग कि तुम ऐसे हो, मैं ऐसी हूँ और मुझे एडजस्ट करना है। लेकिन एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो शादी का मतलब एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है और कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कि आप एक-दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझें। मतलब मुझे क्या चाहिए, उससे अच्छा हमें क्या चाहिए, इसके बारे में अगर हमने साथ में मिलके सोचा तो मुझे लगता है ये जो आजकल बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं ना, ये शायद बहुत ही कम हो जाएँगे। क्योंकि अभी मैंने देखा है, हमारे टाइम पे शादी यानी कि शादी में जितना शॉपिंग होता था या जितने लोग चाहिए उतने ही लोगों के साथ में होता था। आजकल ये प्री वेडिंग्स हो रहे हैं, ठीक है? डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं।
मेरे अंदर नेगेटिविटीज़ क्या है, आपकी नेगेटिविटीज़ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, अगर हम ये बैठ के डिस्कस करें ना शादी में। अभी आजकल क्या होता है, जब भी कपल्स अरेंज मैरिज करते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, सैलरी कितना है, माँ-बाप है या नहीं, ठीक है? और प्राइवेसी कितनी है, इससे कभी भी शादियाँ टिकती नहीं हैं। आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपको कौन-सी चीज़ें अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, इस पे अगर आपने ध्यान दिया ना, तो मुझे लगता है शादी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो शादी के पहले जो भी आज अपना पॉडकास्ट देख लिया या फिर हमारी रील किसी के पास चली जाए आज, तो जो भी शादी करने वाले कपल हैं, तो उनको क्या डिस्कस करना है पहले बैठ के और कैसे डिस्कस करेंगे? शायद कोई एक सिटी भी है जहाँ पे कुछ डिस्कस किया जाता है, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे। हाँ, जैसे कि मैंने देखा है ना, जब भी कैथलिक वेडिंग्स होते हैं, कैथलिक वेडिंग्स। कैथलिक वेडिंग्स, तो वहाँ पे है ना, शादी से पहले 3 दिन का काउंसलिंग होता है और वो काउंसलिंग आपको कंपल्सरी अटेंड करना ही है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें वो बताते हैं और आपने देखा रहेगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स के जो केसेस है कैथलिक मैरिजेस में बहुत कम पाए जाते हैं, अदर कास्ट के हिसाब से, ठीक है? तो ये मुझे लगता है ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, कहीं न कहीं। क्या क्वेश्चंस होते हैं मैडम? उनके बहुत सारे, जैसे कि आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है। शादी का संबंध यानी कि सिर्फ़ शादी नहीं होती है, शादी 2 परिवारों का मिलन होता है, ठीक है? फिर उसके बाद में उनको इंटीमेसी से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। किस तरीके से अगर एक वाइफ़ बीमार भी गिर जाती है, तो आपका उसके प्रति क्या-क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। ठीक है? हमारे यहाँ पे भी होती है, लेकिन हमको उसको ज़ोर नहीं दिया जाता है। जैसे इनमें कैसे 3 दिन का ये प्रोग्राम कंपल्सरी आपको अटेंड करना है। हमारे यहाँ पे बचपन से हमको बताया जाता है, लेकिन उस चीज़ पे ज़ोर नहीं दिया जाता है। क्योंकि बताया कुछ जाता है और हम देखते कुछ और है, माहौल कुछ और रहता है। बट बड़ा आप संध्या मैम आप इतना खुल के बात कर रहे हो यहाँ तो आप आपके बच्चे होंगे? हाँ, मुझे एक बेटी है। तो आप क्या ये डायरेक्टली अपनी बेटी को सारी बातें बता सकती हो, जो आज इस पॉडकास्ट में आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं? यस, मेरी 10 साल की बेटी है, ठीक है? मैंने उसको भी ये सारी, क्योंकि अभी आजकल क्या है ना, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, 10 या 11 साल में। मैंने उसको वो सारी चीज़ें बताई है कि फीलिंग्स क्या होते हैं, अट्रैक्शंस क्या होते हैं, मेल्स या जो फीमेल्स होते हैं, फ्रेंडशिप में आपको क्या-क्या चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लड़कों से बात नहीं करना चाहिए। हाँ। ये सबसे पहले लड़कियों को सिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप बात करो, क्योंकि बात करने से क्या होता है ना कि आपका एक ओपिनियंस होते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं, वो बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे कि गर्ल्स कॉलेज में या गर्ल्स स्कूल में डाला जाता है ताकि लड़कों से दूर रहे, लेकिन वही लड़कियाँ सबसे ज़्यादा लड़कों में अट्रैक्ट हो जाती है, एब्सोल्युटली जिस चीज़ ठीक को है? छोड़ोगे मतलब जिस चीज़ से बचाओगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। आपको मैंने अगर रोज़ खाने के लिए दिया, जो आपको फ़ेवरेट है, मिठाई है, जो भी है, आप एक टाइम के बाद आप बोलोगे अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको मिठाई से दूर रखा, आपकी फ़ेवरेट चीज़, आप चोरी करके खाओगे उस चीज़ को। ये सिंपल वही कांसेप्ट होता है। राइट। बट आजकल के माँ-बाप ये समझ नहीं रहे ना मतलब स्टिल आज 2025 की बात भी करें 2026 आने वाला संध्या मैम, बट ये स्टिल चीज़ इंडिया में तो समझना नामुमकिन है। तो कैसे समझाया जाए पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन आपको देना बहुत इम्पोर्टेंट है? मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे पास एक कपल आया था, ठीक है? बहुत सालों से वो बच्चों के लिए प्लान कर रहे थे। डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सारे हार्मोन टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है? मेडिसिन्स भी खाए उन लोगों ने। जब मेरे पास वो आए, तो मैंने जब उनको काउंसलिंग किया, पता नहीं क्यों मुझे वो कपल्स को देख के, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के, मैंने उनको जस्ट एक ही पूछा कि आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हो बेड पे? क्योंकि ये बहुत प्राइवेट क्वेश्चन था, लेकिन मुझे पूछना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारा चीज़ एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो हस्बैंड बोलता है वाइफ को कि हम एक-दूसरे का पेट घिसते हैं, और ये इतना शॉकिंग था कि मतलब ये कुछ मेरे पास कुछ 7 इयर्स पहले ये केस आया था। तो मुझे मतलब उनको ये मालूम ही नहीं है कि सेक्स करते भी कैसे हैं। तो ये सिर्फ़ एक केस मेरे पास आया था, तो आप सोचो कि ऐसे कितने लोग होंगे कि जिनको आज भी नहीं मालूम है कि सेक्स एक्चुअल होता क्या है। जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो बोलते थे ना, किस करने से कंसीव प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे कितने नॉलेज जो है, जो कितना इम्पोर्टेंट है, ये आज भी कहीं न कहीं, हाँ, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये एजुकेशंस दिए जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने बैठ के बच्चों को ये सारी चीज़ें बात बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर फादर है, तो बेटे के साथ बैठ के ये बात करना चाहिए। अगर माँ है, तो उसने बेटी के साथ बैठ के ये बात करना चाहिए, ताकि दोस्तों के
साथ बैठ के या गूगल में सर्च करके गलत इन्फॉर्मेशंस लेकर आप गलत डायरेक्शंस में जाके अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स जैसा बेस्ट गुरु और कोई हो ही नहीं सकता है। राइट, बट आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, बट हम सब उसी से बात कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन उसी से पूछ रहे हैं। तो क्या चैट जीपीटी भी सेक्स का एजुकेशन दे सकता है? दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि इतना परफेक्ट। देखिए क्या होता है ना कि जैसे लोग होते हैं डायबिटीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? मेडिसिन्स लेते हैं, दूसरा एक पेशेंट है, उसको भी डायबिटीज़ है, उसको बोलेंगे आप ये दवाई खा लो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो चैट जीपीटी आए या और कुछ भी आए, वो आपको एक इंडिविजुअल ओपिनियंस दे रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पर्सनल ओपिनियंस चाहिए तो ये घर से शुरू होता है, फिर आपके गुरु है, फिर आपके एक्सपर्ट्स हैं। मुझे लगता है अगर इस तरीके से आप स्टेप लोगे तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इंडिया में संदीप मैडम अगर मैरिज का कोर्स अगर लॉन्च करे कोई 3 दिन, जो कि कैथलिक मैरिज में, तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैरिज कोर्स के अंदर? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो कपल्स हैं, उन लोगों ने अपने आप के सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज यानी कि जैसे कि बहुत सारी मैंने ऐसी चीज़ें देखी है कि किसी-किसी को ओसीडी प्रॉब्लम होता है, ठीक है? अब ये ओसीडी प्रॉब्लम्स क्या होता है ना, ये खुद को भी उसको नहीं मालूम रहता है इस पर्सन को कि उसको ओसीडी प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी ये ग्लास रखा हुआ है, ठीक है? अगर इसको ओसीडी है ना, तो वो क्या करेगा यहाँ पे जाके इस चीज़ को ऐसे रख देगा, ठीक है? अब उसकी जो कोई पार्टनर होगी, उसकी आदत रहेगी वो उठा के ऐसे धाड़ करके यहाँ पे रख दे। ये सामने वाले को है ना वहाँ पे भी उसको पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाता है कि अभी इसने ऐसा ज़ोर से रख दिया है, ठीक है? अब इसके अंदर ये एंग्ज़ायटी अंदर ही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ओके? बट इसको ये जो पर्सन है उसको कुछ नहीं लग रहा है। अब वो एक बार क्या करेगा फिर से लाएगा और यहाँ पे रख देगा। तो ये फीमेल को ऐसा लगेगा कि ये ऐसा क्या कर रहा है करके, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन्स है। इसको लग रहा है कि ये आदमी पागल है। और ये आदमी को लग रहा है ये जो लेडी है इसके अंदर थोड़ा भी डिसिप्लिन नहीं है। तो यहीं से वो प्रॉब्लम शुरू होने लगता है क्योंकि आप भी बोल नहीं रहे हो, मैं भी बोल नहीं रही हूँ, ठीक है? तो आपको ये इश्यूज़ है, कभी-कभी इंसान को भी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर ये ओसीडी प्रॉब्लम्स है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले उनके हॉबीज़ क्या हैं? ओके, हॉबीज़ में क्या होता है ना, जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ तो मैं इतने अच्छे-अच्छे हॉबीज़ बताऊँगी जो मैंने एक्चुअल में कभी किए भी नहीं होंगे। क्योंकि मुझे आपको इम्प्रेस करना है, ओके? तो आप है ना लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय ना हकीकत आपकी बताओ कि किसी-किसी को टॉवल निकाल के बेड पे रखने की आदत होती है, ये मुझे है आदत। ऐसे वो एक्सप्रेस करो ताकि वो सामने वाले पार्टनर को पता चल जाए यार ये इसका हैबिट है, ये सब तो ओके? इंडिया की आदत है। यस, और यहाँ से ही झगड़े शुरू होते हैं। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आप एडजस्ट कर सकते हो क्या? ओके, ये तो आपके सबसे पहले नेचर्स है, आपके बिहेवियर्स है, आपके बात करने का पैटर्न्स क्या है, आप है ना एक्चुअल जो हो ना सबसे पहले वो सामने लेके आओ। क्योंकि शादी ये 3 घंटे की मूवी नहीं है कि आपने परफॉर्म कर लिया, आपको जितना बेस्ट परफॉर्म करना था, इम्प्रेस करना था, अब चलना शादी हो जाएगी, ठीक है, नहीं। ये जो आपने अभी इम्प्रेस करने के लिए किया है ना, ये आप ज़िंदगी भर कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड ने जब मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, उन्होंने मुझे 1000 बुके के रोज़ दिए थे और मेरा फर्स्ट यही चीज़ था, ये आप ज़िंदगी भर कर सकते हो तो नेक्स्ट टाइम ये लेके आना। और नेक्स्ट बर्थडे में उन्होंने कुछ नहीं लाके दिया। ठीक है? तो फिर मैंने भी वो एक्सेप्ट किया कि भई ये इंसान ने मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया, तो वहीं पे वो बात खत्म। तो वो शादी के बाद में फिर टॉर्चर करना, तुमने पहले मुझे इतना रोज़ गिफ्ट किया, अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो मुझे उस इंसान का आदत पता चला, ये फर्स्ट टाइम ये इम्प्रेस करने के लिए था। तो आप इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए क्या-क्या कर सकते हो और कितने दिन कर सकते हो, ये भी क्लियर करो। ये एजुकेशन में आना चाहिए। दूसरा, आपको क्लीनिंग पसंद है, हाइजीन पसंद है और क्या-क्या आपके मतलब रूटीन्स है, वो आप ये करो। और तीसरा सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आजकल क्या हो रहा है ना, हमको सेपरेट रहना अच्छा लग रहा है। दोनों। न्यूक्लियर, यस, लड़कों को भी और लड़की को भी, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। पहले क्या होता था ना, लड़कियों में बचपन से ही रिस्ट्रिक्शंस होते थे। एक ही चीज़ बोला जाता था, शादी कर ले फिर जो करना है कर ले, ओके? आजकल आपको इतनी आज़ादी मिली है ना कि लड़कियों का भी मन नहीं करता है शादी करने का। मन ही नहीं होता। नहीं करता क्योंकि इतनी आज़ादी मिली है और सेक्स वैसे भी मिल जाता है। तो आजकल आप देखोगे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को शादी करने में इंटरेस्ट नहीं, बेचारे लड़कों को शादी करने में इंटरेस्ट है। इसका रीज़न ये भी है कि आपको इतनी आज़ादी मिली है। तो आपको क्या आज़ादी बुरी है क्या? मतलब अगर लड़कियों को आज़ादी है, पहले तो अपन बात करते थे कि लड़कियों को आज़ादी नहीं दे रहे हैं। आज अपन बात कर रहे हैं कि अगर लड़कियों को आज़ादी दे रहे हैं तो ज़्यादा आज़ादी हो गई। नहीं, कोई भी चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी तो है। बैलेंस कौन करेगा? कैसे होगी ये? पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर लड़कियां हैं
तो उनको एक है ना आप इस तरीके से तालीम दो कि आपको संसार करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर पति मारता है या ह्यूमिलेट करता है, क्योंकि आज लड़की भी उतना ही कमा रही है, लड़का भी सेम उतना ही कमा रहा है। तो अगर आपको फैमिली करना है तो फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसे होते हैं कि इन-लॉज़ भी ठीक नहीं होते हैं। हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ अगर ये प्यार से होता होगा, क्योंकि इन-लॉज़ को भी समझ में आना चाहिए कि लड़की बाहर से आ रही है, वो आपकी बेटी जैसी है। तो माहौल को आपने अगर एकदम फ्रेंडली किया ना, तो मुझे लगता है कि आजकल ये जो लड़कियों में भी जो डर बैठ गया है ना कि शादी के बाद में हमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, ये निकल जाएगा। तो ये क्या लड़की की ज़िम्मेदारी है जब वो आएगी शादी करके? नहीं, वही मैंने कहा ना, इन-लॉज़ की भी ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड की भी ज़िम्मेदारी है कि उस माहौल को आप फ्रेंडली करो। हुँ। ठीक है? और इसके अंदर लड़की का भी रोल उतना ही है, लड़के का भी उतना है, उसके इन-लॉज़ का भी उतना है और उस लड़की के माँ-बाप का भी उतना है। कहते हैं ना कि ये 4 पिलर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो आगे चल के किसी को भी शादी के बारे में वो डर नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में अभी भी, जैसे कि मैं बेसिकली साउथ इंडियन फैमिली से हूँ, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे लड़का-लड़की का भेदभाव होता ही नहीं है। ओके? हमारे यहाँ पे लड़की को भी लक्ष्मी माना जाता है, लड़कों को भी उतना ही रिस्पेक्ट। तो वो जो माहौल है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग माहौल है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम लड़कों से कम हैं या लड़के हमसे पावरफुल है, वो लगता ही नहीं, क्योंकि बचपन से वो तालीम दी गई है कि इक्वल है। और हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप शादी करके जाते हो ना, तो इन-लॉज़ ही क्या बोलते हैं कि आप अलग रहो, क्योंकि नज़दीक रहने से दूर होने से अच्छा है कि दूर रह के नज़दीक यहाँ आ जाए। ये नया डायलॉग आ गया आजकल। यस। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है कि ये एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सेक्स एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होता है ना, आजकल आप ये सारे जो मूवीज़ है, पॉर्न देख के आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो सबसे पहले वो लड़की से भी पूछो या वो लड़के से भी पूछो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पॉर्न लड़के देखते हैं, लड़कियाँ भी देखती हैं। दोनों देखते हैं, या इक्वल है क्या? इक्वल है, ठीक है? दोनों भी सेम देखते हैं। तो उनको चाहिए रहता है लड़कों का बाइसेप, ट्राइसेप्स होने चाहिए। लड़कों को चाहिए रहता है पूरा 26-36 फिगर्स होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर लड़की में आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे। हर लड़की में आपको जितने भी अपने लिम्फेटिक ड्रेनेज है वहाँ पे ब्लैक ये दिखेगा ही। लड़कों में भी आपको पूरा फिज़िक नहीं दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे है ना आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इंटिमेसी है या ये सेक्स है, ये सिर्फ़ फिगर से नहीं आता है। वो कहीं न कहीं आपके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, प्यार से, आपके एक हम बोलते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से आता है। फिगर कितने भी, अगर इतने अच्छे फिगर्स होते या इतना सब कुछ सेक्स से ही सब कुछ होता 100%, आज जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनकी सबकी शादियाँ हो जाती, ठीक बट है? हो नहीं रही। हो नहीं रही है, ठीक है? तो ये ज़रूरी है, बोलते हैं ना लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, बट उसका बैलेंस होना और कितना ज़रूरी है वो एक पार्टनर के साथ मिलके ही वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि हर एक का मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकती कि सिर्फ़ सेक्स से ही सब होता है। किस-किस के अंदर वो हो भी सकता है, लेकिन आपके अंदर वो है क्या नहीं, पहले वो आप एक-दूसरे के फ्रेंड से एडवाइस लेने से अच्छा, ठीक है? आप पहले दोनों बैठ के बात करो कि आपके लिए परफेक्ट क्या है। पर लोग फ्रेंड से ज़्यादा एडवाइस लेते हैं मतलब पार्टनर से बात करने की। यस, जैसे कि एक कपल मेरे पास आया था। अ, वो जो लड़की थी, उसको ये प्रॉब्लम था कि वो जब भी इंटीमेसी उसको, मतलब उसको जो फीलिंग्स आती थी, तो वो हस्बैंड को जाके है ना, मतलब उसको ऐसा लगता था कि मेरा हस्बैंड मेरे पास आना चाहिए, लेकिन वो हस्बैंड इतना वर्कहॉलिक था कि उसको समझ में ही नहीं आता था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होने लगा कि लड़के लड़के को ऐसा लगता था कि इसको कुछ, मतलब इसको कुछ और काम ही नहीं है, सिर्फ़ इसको इसमें इंटरेस्ट है। बट जब वो लड़की 10 बार उसके पास जाती थी, तो एक बार वो लड़का सपोर्ट करता था। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि लड़की अप्रोच कर रही है, उसके बाद लड़का आ रहा है, ओके? लड़के को क्या लग रहा है, इसको पूरा दिन क्या यही सोचता है, और लड़की को ये लग रहा था कि इसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होने लगा, ये फ्रेंड ने अपने दूसरी फ्रेंड के साथ में डिस्कस करना शुरू कर दिया कि मेरे पति को मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं, पता नहीं इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, पूरा दिन लैपटॉप में रहता है, पूरे दिन फ़ोन पे रहता है, ठीक है? अब वो बेचारा था कॉर्पोरेट में ही, ओके? वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, उसको मालूम है इसका क्या काम है। अब यहाँ पे उसका जो लड़का लड़का जो था वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, पता नहीं ये पूरा दिन इसको ऐसा, मुझे लगता है इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा, इधर भी ऐसा लग रहा ये उल्टा हो गया। अब इन दोनों के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे झगड़े होने लगे कि बिना किसी, मतलब बोलते हैं ना, ना लड़की का अफेयर था, ना लड़के का अफेयर था, लेकिन इन लोग दोनों ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया, इतना स्ट्रॉन्ग इल्यूजन था कि लड़की को लगने लगा लड़के का अफेयर है, लड़के को लगने लगा लड़की का अफेयर है, और इन्होंने एक-दूसरे के ऊपर
डिटेक्टिव बिठा दिया। गजब। मतलब इतना स्ट्रांग हो गया। और जब ये ऐसा करने लगे तो वो जो लड़के की तरफ का जो आदमी था, उसने क्या किया, उस ये जिस फ्रेंड के साथ बात करती थी, जिसके साथ वो घूमने जाती थी, जो भी डिस्कस है, वो एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने बता दिया कि तेरी जो वाइफ है वो लेस्बियन है। मतलब बात ना बात, बात का बतंगड़। पूरा बात का बतंगड़, और वो इतना ज़्यादा हो गया कि उनका केस डिवोर्स तक पहुँच गया। उसके हस्बैंड ने तो ये पक्का मान लिया ये लेस्बियन है, और इसने पक्का मान लिया इसका अफेयर चल रहा है, इसके लिए इसके मेरे ऊपर इतनी गंदी इसने इल्ज़ाम लगा दिया। अब दोनों ने बोलते हैं ना अलग-अलग अप्रोच कर लिए। ये जब काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए, तब मैंने जब बात किया, जब पता चला, तो मुझे पता चला कि जो फीमेल थी ना, उसका जो सेक्स हार्मोन्स था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है? और वो बोलती थी कि अगर मैं ये कंट्रोल नहीं, मतलब मैं कंट्रोल, और क्या होता है ना, जब भी जैसे आदमी होते हैं वो मैस्टरबेशन कर लेते हैं, लड़कियों में आज तक वो अवेयरनेस उतना नहीं है। लड़कियां भी करती है लेकिन वो उतना अवेयरनेस नहीं। तो ये बोलती थी कि मैं ना पूरा दिन जाके नहाती थी, बिकॉज वो हीट निकालने का, जिसकी वजह से उसको साइनस के प्रॉब्लम शुरू हो गया। ओके, तो ये इतना बढ़ गया। और वो एक्चुअल आई क्यों थी, क्योंकि वो नहाने के वजह से है ना, वो वेट के वजह से उसको स्किन रैशेस आने लगे। तो वो आई थी कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए और निकला कुछ और। फिर दोनों को बिठाया, दोनों से बात किया, और जब वो डिटेक्टिव के साथ उसने बात किया, उसको भी उसने बहुत झाड़ा कि तूने अपने मन से सब ये क्रिएट किया है। ओके, तो कभी-कभी क्या होता है ना, हम एक्सपर्ट्स को भी पकड़ते हैं, सब पकड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो सबसे ज़्यादा ग्लिच है, वो कोई एक्सपर्ट भी नहीं छुड़ा सकता जब तक आप एक-दूसरे के साथ में बैठ के ये बात नहीं कर रहे हो। ये अज़म्पशन था, दोनों की तरफ का अज़म्पशन था, और ये अज़म्पशन का रिज़ल्ट ऐसे निकल गया कि वो डिवोर्स तक चले गए। जब लड़के को समझाया गया कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर वो उसको इंटीमेसी हो रही, उसको फीलिंग्स आ रहे हैं, तो तुम ना उसको, ज़रूरी नहीं तुम उसके साथ जाके सेक्स करो, ठीक है? वो जब होता है, उसके साथ बैठो, उसके हाथ को होल्ड करो, हग करो, प्यार करो, और बोलो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, मेरा ये कंप्लीट होता है। तब तक उसको क्या लगेगा कि यस, ये मुझे अवॉइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसका फीलिंग्स क्या हो रहा था, अवॉइडेंस का। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी समझो कि ये गलत नहीं है। अगर लड़कियों को फीलिंग्स आ रही है या लड़की अप्रोच कर रही है, इसका मतलब वो बहुत बोल्ड है, या उसका 10 जन के साथ उसका अफेयर हो चुका है, या इसके पहले उसका अफेयर था। ऐसा नहीं होता, ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, और ये बहुत सारे हैं, मेल्स में भी होते हैं, सिर्फ फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी होते तो हैं। जिसके सेक्स हार्मोन ज्यादा एक्टिव है वो बुरा इंसान नहीं है। नहीं है, सी वो नेचुरल है, उसका खुद, अभी आपको भूख लग रही है, ठीक है, आप खा रहे हो, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है अच्छा है ना। अब मैं नहीं खा रही, इसका मतलब मैं आपको जज नहीं कर सकती, मेरा मेटाबॉलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं एक ही रोटी खाऊंगी। अगर आप मेरे सामने बैठ के 10 रोटी खा रहे हो, तो आप गलत इंसान हो क्या? नहीं ना। सेक्स आपका फिजिकल नीड है, भूख आपकी, आपके स्टमक की नीड है, आपकी जो हम बोलते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। थोड़ा यहाँ तक बात करके समझ में आया कि तो लव तो रियल होता है और लोग फेक हो गए हैं। यस, बोलते हैं ना, पहले क्या होता था ना, प्यार जो था वो सबसे ज्यादा महंगा था। ओके, आजकल प्यार सस्ता हो गया है, बहुत ज़्यादा सस्ता, क्योंकि आप एक मीटिंग कर लो, दूसरे दिन आपको ओयो या ऐसे चीज़ें बहुत सा। तो ये आजकल का मतलब यंगस्टर्स का क्या हुआ है ना, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और सेल्फ बिलीफ जो होते हैं ना, वो कहीं न कहीं कम होते जा रहे हैं, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं मेंटली वीक होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो संध्या मैम, एक बात आप क्लियर करो, तो सारी बातें जितना भी स्ट्रेस है सब कुछ आके वो क्या सेक्स पे आके ही खत्म हो जाता है क्या? सेक्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये दो के अलावा आदमी की जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। सी वो हर एक का अपना-अपना ओपिनियन है, बट आपको मैं एक चीज़ बोलती हूँ, इंसान मेल्स के अंदर अगर उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो रहा है, आपको एक चीज़ और एक बताती हूँ, जैसे कि हार्ट मेन का यहाँ पे होता है ना, वैसे ही पेनिस भी उसका एक सेकंड हार्ट है, ठीक है? अगर जिस इंसान में सेक्सुअल हेल्थ कम हो रहा है, यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो रहा है, कहीं न कहीं उसके हार्ट ब्लॉकेजेस है। और अभी कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो इंसान सबसे बेस्ट सेक्स परफॉर्म करता है ना, उसका हार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप कभी भी देखना, कोई भी मेन के अंदर सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं उसके हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। उसका हार्ट जो हेल्थ, हेड हार्ट का हेल्थ जो है, वो वीक हो रहा है।
ये इंटरकनेक्ट है। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेक्सुअल सबसे बेस्ट है या सेक्सुअल होना ज़रूरी है, बट अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेक्स कर रहा है या उसके अंदर इंटीमेसी ज़्यादा है, आप उसको गलत मत बोलो, वो उसका एक पैटर्न है या उसकी वो बॉडी की नीड है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा मीठा खाता है या बहुत ज़्यादा तीखा खाता है, कड़वा खाता है, तो ये भी एक पैटर्न है। तो इसको हम गलत नहीं कर सकते हैं। और ज़रूरत जैसे कि फ़ाइनेंशियल और सेक्स जो आप बोल रहे हो, क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अभी और कुछ है ही नहीं। तो एक आदमी को सेक्स कितनी बार करना चाहिए? कोई इसका कोई फ़ॉर्मूला है कि मतलब वीक पे 3 बार करना चाहिए? क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं 4 बार करो, 2 बार करो, 1 बार मत करो। इसका एक अलग पहलू भी है, वो मैं लेके आऊँगा अभी। पहले आपका आंसर सुनना चाहता हूँ। देखिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये हर एक का आप दिन में कोई-कोई इंसान ऐसे होता है कि 5 घंटा भी सेक्स कर सकता है, ओके? कंटिन्यू ऐसे भी लोग हैं। कोई-कोई सिर्फ़ 10 मिनट्स कर सकते हैं। तो आप जज नहीं कर सकते। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं आपको 5 घंटा करना है, तो बेचारा जो दूसरा इंसान जो 5 मिनट कर रहा है, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है? आपकी बॉडी कैपेसिटी के ऊपर रहती है, आप कितना खा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं सामने वाला 10 रोटी एक साथ खा रहा है तो आपको भी खाना चाहिए, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा है, मेरा वीक है, नहीं। आपका ये पैटर्न है, ये आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है। हाँ, लेकिन बोलते हैं ना कम से कम हफ्ते में 1 बार, ये सबसे आपके बेस्ट हेल्थ को परफ़ॉर्म मतलब बोलते हैं ना एक प्रेज़ेंट करता है, ये ज़रूरी है। चलो ठीक है, आपने बोला हफ्ते में 1 बार करता है, बट यहाँ पे दूसरी जगह आप अमृता आचार्य जी को भी फ़ॉलो करते हैं, अध्यात्म को भी फ़ॉलो करते हैं। तो अब आप वो तो मना करते हैं कि भैया कि 30 दिन, 60 दिन आपको पूरा ब्रह्मचर्य में रहना है, अगर हस्बैंड-वाइफ भी है तब भी आपको ये सब नहीं करना है। तो अब पूरा जो समाज है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया है, यस। कि एक तरफ तो जो डॉक्टर हैं जो होलिस्टिक अप्रोच बताते हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया करना चाहिए। सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं करना चाहिए, साइंस बोल रहा है करना चाहिए और अध्यात्म बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको उतना ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो फिर एक आदमी किस दिशा में जाएगा वह? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आपका आपकी ज़िंदगी से ध्येय क्या है? आपको करना क्या है? जैसे कि अगर मैं अगर सोचती हूँ कि मुझे बोरीवली जाना है, ठीक है? तो मेरे पास 4 सोर्सेस हैं, या मैं बाय रिक्शा से जा सकती हूँ, कार से जा सकती हूँ, ट्रेन से जा सकती हूँ, बस से जा सकती हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए मेरी कैपेसिटी कहाँ पे है? मैं कार से जा सकती हूँ, मैं उतना अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं कार से जाऊँगी, ठीक है? किसी कोई अफ़ोर्ड कर सकता है बस के लिए, तो बस से जाएगा, ठीक है? कोई रिक्शा से अफ़ोर्ड करता है, वो रिक्शा से जाएगा। आपके ऊपर ऐसी समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपके लिए क्या सही है? वो कौन बताएगा? वो तो धर्मगुरु ही बताएँगे या फिर डॉक्टर ही बताएँगे नहीं, या मैं खुद बताऊँगा अपने लिए कि मेरे लिए ये सही है। अभी आप किसको फ़ॉलो करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीवी पे मतलब टीवी पे देख रहे हो या फिर आप मोबाइल पे देख रहे हो धर्मगुरु को, तो उसके जैसा फ़ॉलो करो। लेकिन आपको लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी बेस्ट होनी चाहिए, तो आप आपके पर्सनल एक्सपर्ट्स को मतलब कंसल्ट करो। फिर आप ये दुनियादारी करने मत जाओ। क्योंकि क्या होता है, जब हम मोबाइल देखते हैं, ठीक है? तो एक इंसान बोलेगा कि मुझे आपको यही करना चाहिए, ठीक है? दूसरा इंसान बोलेगा मुझे ये जैसे कि डायबिटीज़ का मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको कौन से लेवल का डायबिटीज़ है? आपको जुवेनाइल डायबिटीज़ है, ठीक है? या आपका क्रॉनिक है या आपका एक्यूट है, ये सिर्फ़ आपको मालूम है। वो कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट से, ठीक है? ब्लड टेस्ट के बाद वो रिपोर्ट आप जब लेके जाते हो, वो कहाँ पे लेके जाते हो? आप गूगल सर्च करोगे, तो गूगल जैसा आंसर मिलेगा। आप नेबर के पास जाओगे, तो नेबर जैसा आंसर मिलेगा। अगर आपको आपकी लाइफ़ को परफ़ेक्ट करना है, तो आपके पर्सनल जो भी है, जो ट्रस्टवर्दी है, एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाके आप कंसल्ट करो, ना कि आप गूगल और चैट जीपीटी या फिर ऐसे धर्मगुरु या किसी को भी मान के करो। अगर वो करोगे तो ये आपको बोलते हैं ना, एक गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा। अगर आप उनको मान रहे हो तो उनका पर्सनल कंसल्टेशन लो। अपॉइंटमेंट लो उनसे कि सर आप ये बोल रहे थे लेकिन मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और वो बता रहे हैं और आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आप कर सकते हो, तो आप वो फ़ॉलो कीजिए। तो मतलब जितने मतलब जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ मतलब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि यार मेरे को ना सेक्स करना है, ना कुछ करना है, मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा, तो वो क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल को पैदा कर रहे हैं? क्या ऑफ उनको हद कोर्स, से ज़्यादा बढ़ सकते हैं इंटॉलरेंस? यस। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है? अब इनको कोई तो आके बोल देता है आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पाप है, ये है, वो है। अब इस इंसान के अंदर प्रेशर आ गया, ओके? अब ये क्या करता है कि ज़बरदस्ती छोड़ रहा है। ठीक है? आप एकदम से है ना नॉनवेज छोड़ देते हो तो कहीं न कहीं आपको प्रोटीन बैलेंस करना होता है।
तो वेज में जो प्रोटीन्स होते हैं, पनीर है या फिर और कोई जो चीज़ें हैं जिसके अंदर बेस्ट है, आपको उसको एज़ अ सप्लीमेंट लेना पड़ता है। आप जैसे झट से छोड़ दोगे तो सबसे पहले आपका मसल वीक होने लगेंगे, हेयर फॉल होने लगेंगे, वीकनेस आ जाएँगे। करेक्ट। ओके, तो आप पहले सबसे पहले समझो कि आप फ़ोर्सफुली छोड़ रहे हो, आप क्यों छोड़ रहे हो? सिर्फ़ किसी ने कहा करके या आपकी आत्मा बोल रही है? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि खाना जो होता है ना आपके पसंद का खाओ, लेकिन जो कपड़े होते हैं ना वो दूसरे के पसंद के पहनो, ठीक है? ये सबसे ज़रूरी है। कोई भी चीज़ फ़ोर्सफुली मत छोड़ो। आपको लग रहा है ना कि ठीक है, मेरे मन से लग रहा है, मेरी आत्मा से लग रहा है मुझे नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, अपने आप छूट जाएगा। क्या हो जाए? अपने आप हो जाएगा। कोई भी चीज़ को आप फ़ोर्स करने मत जाओ कि अरे, आप जैसे कि एक डिश मतलब एक पूरा खा रहे हो या रोज़ खा रहे हो, तो हफ़्ते में 3 दिन खाओ। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उनको खीर इतनी पसंद थी कि वो उसका मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, ठीक है? तो एक दिन उनको उस चीज़ का भी गिल्ट होने लगा कि क्या मैं खीर के पीछे इतना पागल हो गया? तो उन्होंने क्या किया, खीर बनाया, खाया, 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 वॉमिट किया, फिर से खाया और उसके बाद से उन्होंने कभी दोबारा खीर नहीं खाई। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ छोड़नी है, उसको इतना एक्सट्रीम कर दो ना, इतना एक्सट्रीम कर दो कि अपने आप वो कट हो जाए या फिर धीरे, धीरे, धीरे करके कोई भी चीज़ फ़ोर्सफुली मत करो, किसी ने कहा है करके, ठीक है? क्योंकि आपकी बॉडी देखिए हम बोलते हैं ना एज़ अ डॉक्टर मैं आपको बोलूँगी कि अगर मुझे कोई भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब क्या है मेरे अंदर वो विटामिन्स की कमी है। ठीक है? तो ये चीज़ों को अगर आप बैलेंसली या बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो ये निकल जाएगा, लेकिन फ़ोर्सफुली कोई भी चीज़ मत करो, कोई कह रहा है करके, ठीक है? कभी-कभी हमारे अंदर ऐसे फीलिंग्स भी आते हैं कि मुझे अब ये छोड़ देना है, वो बहुत अच्छी फीलिंग्स है, एक्सेप्ट करो और फिर अपने आप निकल जाएगा। आप गिल्ट रखते हो ना कोई भी चीज़ का, वहीं से स्ट्रेस क्रिएट होता है, वहीं से एंग्ज़ायटी क्रिएट होती है, वहीं से फिर आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना ये है क्योंकि लोग बोल के चले जाते हैं बट झेलना आपको है ना। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। अगर नॉनवेज खाने से आपको गिल्ट नहीं आ रहा है तो आप खाइए, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैं ये एक चीज़ बिलीव करती हूँ, अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसने बचपन से एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली है, ओके, या कभी किसी का ब्लड नहीं चढ़ाया है या किसी तरीके का कोई सर्जरी नहीं किया है, उसी को ये राइट्स है बोलने का कि वो वेजिटेरियन है, सही बात। ठीक है? अगर आपने एंटीबायोटिक्स खाए हैं, मल्टीविटामिन्स लिए हैं, आपकी सर्जरी हुई है, अगर आप मेडिसिन्स पे हो, तो आपको राइट्स ही नहीं है ये बोलने का कि आप वेजिटेरियन पे जाओ। अगर आपने ये आपकी ज़िंदगी में हुआ है ना, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं आपके बॉडी के अंदर एनिमल मॉलिक्यूल्स गए हैं। तो आप ये इसके लिए दावा कर ही नहीं सकते हो। ये सिंपल कांसेप्ट है। पूरी दुनिया का इसी में तो फँसी हुई है कि लोग जो कहते हैं वो करने लग जाती है। एक्चुअली ये है ना, क्या है ना, सबसे बड़ा हमारे लाइफ का मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि ये एक बहुत बड़ी दुःख दुःख मतलब ना दुखद घटना है ये, कि हम लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं। बट हमारे अंदर ये नहीं है, जैसे कि मैं देखती हूँ ना कि लोग शादियों में इतना सारा खर्चा कर लेते हैं, ठीक है? बट एक काउंसलर को बिठा के शादी से पहले अगर एक काउंसलर को बिठा के वो काउंसलर आपको जैसे बोलते हैं ना डिवोर्स के टाइम पे आप काउंसलर लेके आते हो। पहले ही ले आओ। शादी से पहले अगर आपने काउंसलर लेके आए ना तो आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। शादी से पहले अगर आपने सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए, शादी से पहले अगर आप इनफर्टिलिटी का अगर आपने टेस्ट करवा लिया, शादी से पहले आपने बेस्ट फैमिली काउंसलर्स को लिए, मैं बोलती हूँ आपको ये प्रॉब्लम्स आएँगे ही नहीं। शादी तक पहुँचने से पहले ना आप ये सारी चीज़ों को ठीक कर लो। इन एक्सपर्ट्स को इंडिविजुअल काउंसलिंग करो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएँगे ही नहीं आपके लाइफ में। फिर गूगल सर्च करने की नौबत नहीं आएगी, चैट जीपीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है। मतलब इंडियन कपल्स प्यार से ज़्यादा सोसाइटी के प्रेशर से डरता है, ये फिर बोलता है कि रिश्ता टॉक्सिक हो गया है। यस, आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत ही एक ऐसे कपल्स आए थे, जो एक-दूसरे से इतना प्यार करते थे, बहुत मतलब इनका इतना बॉन्डिंग था, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था और शादी भी कर ली उन्होंने, जबकि लड़की अलग कास्ट की थी, मैं कास्ट नहीं लूँगी, बट अलग कास्ट की थी और लड़का अलग कास्ट का था। शादी के जैसे ही मतलब उन लोग फर्स्ट हनीमून को गए, ओके? और लड़के ने आके लड़की को बोला,
तुझे जो मेरे से चाहिए, जो प्रॉपर्टी चाहिए, जो एलिमनी चाहिए, सब मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे तेरे से डिवोर्स चाहिए। पहले दिन अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो रोते जा रही है और वो लड़का बोल रहा है मैं तुझे सब दे दूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्या रीजन था वो? अभी ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में सब बातें वगैरह सब चली, ये सब हुआ। लड़के को लड़के के माँ बाप समझा रहे, लड़की के माँ बाप समझा रहे लड़की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। तो उनकी जो एक फ्रेंड थी वो बहुत अच्छी है, मेरे पास वो काउंसलिंग करके गए थे, तो मैंने दोनों को बुलाया कि वो लड़की बोली मुझे आपसे काउंसलिंग करना है। मैंने कहा, तेरे अकेले के काउंसलिंग से कुछ नहीं होगा, लड़के को लेके आ। जब मैंने लड़के से इंडिविजुअल बात किया तो लड़के ने मेरे को बताया कि जो प्यूबिक एरिया होता है लड़की का, वहाँ पे इतने ज़्यादा वो हेयर, और वो हेयर के अंदर भी पूरे मतलब बोलते हैं ना लाइस, और अंडर आर्म्स जो था वो पूरा मतलब बोलते हैं कि जैसे कि मट्टी चिपक जाती है ना वैसे, क्योंकि क्या होता है ना आप पर्टिकुलर हाइजीन नहीं रखते हो, इतना बहुत या गंदा रहेगा मैडम? वो उनकी एक कम्युनिटी है, आपको अभी मैं वो नहीं बताऊंगी, बट वो कम्युनिटी है जिसके अंदर बाल काटना भी हराम होता है। हेयर कट करना या आईब्रोज करना, कुछ भी करना हराम होता है। तो वो लड़की को ये मालूम ही नहीं था कि ये अनहाइजीन जो चीज़ें हैं, ये इसके लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगी। जब उस लड़की को मैंने क्लिनिक में बुलाया और एक्चुअल जब मैंने उसका एग्ज़ामिन किया, आई एम शॉक। मैंने बोला, "लड़का तो दूर की बात है, कोई लड़की भी तेरे साथ में नहीं रह सकती है।" मैंने बोला, "ये सब क्या है?" मतलब ये एजुकेशन ही नहीं था उसको। और ये इतना शॉकिंग हमारे लिए भी था कि ऐसी भी कम्युनिटीज़ इस दुनिया में हैं, जहाँ पे इतना रिस्ट्रिक्शंस है। आप मुंबई जैसे शहर में बैठ के काउंसलिंग कर रहे हो और ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं, यस, यस, मुंबई में। बड़ा मजाक बात हो गई तो। यस। तो जब उसका पूरी तरीके से ग्रूमिंग किया, लड़के से भी बात किया, तो वो बोलता मैं ये कैसे बोलूँ? ये मैं मेरे पेरेंट्स से कैसे बोलूँ? अभी आप और बोलते ना आपने जिस तरीके से मेरे से बात किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यू आर द राइट पर्सन कि ये मुझे क्योंकि वो बोलता है मुझे उसको छोड़ना भी नहीं है, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, बट मैं उसके साथ भी नहीं रह सकता। अब उस लड़के को सीवियर ओसीडी था। सही। मतलब वो क्या बोला उसने, मैं उसको सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। मतलब उसको जो चाहिए, एलिमनी में मैं जो चाहिए वो सब दे, बट मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो ये भी एक चीज़ें हैं। मतलब सोचो वो इंसान इतना प्यार कर रहा है लेकिन वो रह नहीं पा रहा है। तो जब वो पूरा ग्रूमिंग हुआ, काउंसलिंग हो गया, उसका पूरा तरीके से उसको हाइजीन का मुझे पूरा 1 महीने का उसको पूरा कोर्स करवाना पड़ा कि क्या हाइजीन है। जैसे कि बोलते हैं ना ओरल हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी एक चीज़ है आप किस तरीके से अंडरगारमेंट्स पहनते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लड़कों के लिए भी, सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं। शादियाँ, डिवोर्स ऐसे भी बेस पे टूटी है कि बॉडी ऑर्डर के वजह से, खर्राटों के वजह से, ठीक है? हम उसको नहीं बोल रहे, लेकिन हम लॉयर को जाके बोल रहे हैं, ये खर्राटे मारता है, इसके लिए मुझे नहीं रहना है। सही है। तो सबसे मतलब क्या हो रहा है ना कि आप उसका सॉल्यूशन ढूँढो, आपको सच में साथ में रहना है, तो आप सॉल्यूशन ढूँढो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप लॉयर को बता रहे हैं, आप काउंसलर को बता रहे हैं। इसके लिए मैंने कहा ना कि शादी से पहले आपके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये काउंसलर समझ सकती है, ठीक है? ये एक एक्सपर्ट समझ सकते हैं। तो आप वो वेडिंग प्लानिंग के मेकअप आर्टिस्ट कौन होना चाहिए, फोटोग्राफर्स कौन होने चाहिए, कहाँ शादी होनी चाहिए, इससे ज़रूरी है कि ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करो। मैं इस टॉपिक को मैं बार बार लेके आऊंगा मैडम फाउंडर्स टीम के अंदर, वहाँ जैसे जितने भी काउंसलर उनको लेके आऊंगा बार बार, ताकि ये जो जानती कि मैं 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर बाद में घर में झगड़ा कर रहे हैं, उससे पहले पहले काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। चाहे वो एजुकेशन की काउंसलिंग हो, सेक्स की काउंसलिंग हो, चाहे प्यार मोहब्बत की काउंसलिंग हो, पहले वो कर लो ताकि आपकी लाइफ कंफर्टेबली अच्छी बनी रहेगी और सॉलिड तरीके से बनी रहेगी। आपको पता है हमारे जो पुरातन जो संस्कृति थी, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन दिया जाता था। उसके लिए स्पेशली वो जो सेक्स परफॉर्म करती थी, जैसे कि आप उत्सव मूवी देखेंगे, उसके अंदर स्पेशली वो जो एक टीचिंग होती थी लड़कियों के लिए कि किस तरीके से आपको क्या परफॉर्म करना चाहिए, ये एक्चुअल होना चाहिए। लड़कियों में भी होना चाहिए, लड़के के पर्सनल ट्रेनर्स होने चाहिए, ठीक है? हम फिज़िक्स को मतलब बॉडी को अच्छा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सब कर रहे हैं, बट ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 26-36 फिगर होने से ही शादी टिकी होती, तो आज इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स नहीं होते, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। तो सबसे पहले है ना मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअल हेल्थ पे बात करना,
पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करना, अपने थॉट्स के बारे में इंडिविजुअली बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप थर्ड पर्सन से बात करने से अच्छा आप एक-दूसरे के साथ इतना तो फ्री हो जाओ। आप मिनीज़ पहनते हो, बिकिनीज़ पहनते हो अपने पार्टनर के सामने, सब कुछ करते हो ना, तो थॉट्स भी उतना ही ट्रांसपेरेंट रखो। सब बात बातों की तो है मैम, बात ये नहीं करना चाहते लोग। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि शहरों में रोशनी तो ज़रूर आ गई है, बट लोग आज भी अंधेरे में हैं। यस। अब एक टॉपिक पे एक लास्ट बात करेंगे मैडम, बहुत सॉलिड टॉपिक है, मतलब बात जितनी भी करो ख़त्म नहीं होगी, बट एक आज लास्ट टॉपिक बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी जो है, वो 26-27 साल के लड़कों में ज़्यादा बढ़ रही है, और जो डोनर है, वो 30 साल के ऊपर आए, मतलब 40 साल के ऊपर वाले डोनर वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इनफर्टिलिटी आज की यंग जनरेशन में क्यों बढ़ रही है मैडम? देखिए, इसका सबसे बड़ा तो है हमारा डाइट, ठीक है? फूड हैबिट्स जो है, लाइफ़स्टाइल है और हमारी थॉट प्रोसेस, ओके? हम पूरे दिन मोबाइल में हैं, ओके? दूसरा हम जंक फूड के साथ जी रहे हैं, ओके? और माहौल किस तरीके का है, हम कॉपी कर रहे हैं लोगों को, ओके? ये तीनों जो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या होता है ना जब दोस्त बैठते हैं, एक साथ जब बैठते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग अपने मर्दानगी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? करते हैं। यस, करते हैं। मैं कितनी बार करता हूँ, मैं कितना बार मुझे होता है ये वो सारी चीज़ें। क्योंकि सेक्स बहुत ईज़ी मिलने लग गया इस वजह से। यस, यस। मेरी गर्लफ्रेंड है, जब भले उसकी गर्लफ्रेंड होगी भी नहीं, उसने किया भी नहीं होगा, लेकिन बड़े-बड़े डिंगे मारेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा बंदा है ना जो जेन्युइन है, ठीक है? उसको कहीं न कहीं अंदर से है ना एक गिल्ट, कहीं न कहीं कॉन्शियसनेस, कहीं न कहीं उसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब इसने तो यहाँ पे सुन लिया, अब ये जो बोल रहा है वो भी फेक बोल रहा है, उसके बाजू में है वो भी फेक ही है। अब यहाँ पे इन सब का दिमाग में क्या चलने लगा, यार ये कितना परफेक्ट है, बट ये जो बोल के गया है ना वो अंदर ही अंदर गिल्ट में है, यार ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं फेक रहा हूँ बट मेरे साथ। तो यहाँ पे ये सारे जो माहौल है ना, इससे क्या हो रहा है मालूम है ना? फिर मैं जाके गूगल करते हैं, यार ये सच में ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना है? तो वहाँ पे वो मेडिसिन्स के प्रिस्क्रिप्शंस आ जाते हैं। अब ये करने के बाद क्या होता है ना, वो आपकी एनर्जी को तो हाई कर रहे हैं, बट वो आपकी मोटालिटीज़ को, ठीक है, आपके स्पर्म्स काउंट को, आपके अंदर के स्ट्रेंथ को वीकन करते जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। क्योंकि जब आपको ये परफॉर्म करने का टाइम आता है, परफॉर्म नहीं कर पाते हम, ठीक है? और दूसरा चीज़ क्या होता है ना, शादी से पहले मेरी फैंटेसी होती है, बहुत सारी फैंटेसीज़ होती है और मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बहुत सारे सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। ओके, कोई-कोई बोलते हैं ड्रग्स लेके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, कोई-कोई बोलता है ड्रिंक्स लेने के बाद बहुत अच्छे से होता है। लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं है, स्टार्टिंग में वो आपको बहुत अच्छा बोलते हैं ना एक फ़ील बहुत गुड करवाते हैं या बहुत अच्छा एनर्जेटिक करवाते हैं। लेकिन ये ऐसा है ना कि जैसे आप स्टार्टिंग में जितना एनर्जेटिक हो, बाद में ये मेडिसिन्स भी आपको क्या करने लगती है, उसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। और ये जो इफ़ेक्ट कम होने लगता है और एक्चुअल क्या होता है ना, आजकल क्या हुआ है, शादी के बाद एक प्लानिंग रहता है कि 3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। ये और नया चल गया। अब ये 3 साल तक ना आपके सेक्स के अंदर का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, ठीक है? आपका परफॉर्मेंस भी वीक हो गया। उसके बाद जब आप बच्चे के लिए प्लान करने जाते हो, तो दोनों में भी वो एनर्जी नहीं रहती है, दोनों के अंदर भी वो अट्रैक्शंस नहीं होते, फिर वो मशीन जैसे हो जाता है। फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि पीरियड्स आ गया लड़की को, तो आपको 5th डे से शुरू करना है, ठीक है? अब ये एग रप्चर्ड हो गया है, अब वो बेचारा बंदा वो सोचता है, अरे अब भी अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर मेरा गया, मतलब ये साइकिल फेल हो गया। अब उसको स्ट्रेस के साथ जब परफॉर्म करना पड़ता है, वो कर नहीं पाता है। यहाँ पे वो झगड़े फिर शुरू, फिर वो लड़की को लगता है तुझे इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे ही नहीं चाहिए, बट वो वहाँ पे करे क्या कि सेक्स ऐसी चीज़ नहीं कि आपको टाइमिंग और डेट दिया जाए और सेक्स करो। तो ये इनफर्टिलिटी इससे सबसे ज़्यादा हो रही है और इसका सबसे बड़ा एक कारण मैंने बहुत सारे कपल्स में मेरे पास एक केस आया था। वो कहते हैं कि हमारा जब स्टार्टिंग में शादी हुई थी, तो हम दिन में 4 से 5 बार करते थे सेक्स, ठीक है? और अब जब डॉक्टर हम लोगों को फ़ोर्स करता है ना, तो मेरे हस्बैंड को बुखार आने लगता है। मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया कि उसको बुखार और उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने आईयूआई के लिए ट्राई किया कि स्पर्म्स लेके फिर सिर्फ़ ये करना है। तो बोलता है उस वो जब होने लगा तो वो इतना उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि वो बोलने लगा कि मैं अभी एक मूवी देखता हूँ और उसके बाद में शायद मेरा एजैकुलेट हो जाएगा। तो मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेस, इसके वजह से बहुत सारे कपल्स में
ये इनफर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और उसमें पास होना है और आपका प्रिपरेशन नहीं है। तो यही हालत इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा जो स्ट्रेस या बढ़ रही है, इसके कारण ये सब है। मतलब ये तो सब बातों से सब चीज़ें खत्म हो सकती है, बट एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, अभी आप कैसे हेल्प करते हैं लोगों को और आप तक कैसे पहुँचे लोग? देखिए, मेरा ऐसा है ना कि मैंने 3 टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ज़ोर डाला है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। एक है गर्भ संस्कार, ये क्यों ज़रूरी है? मेरा कहना है कि अगर बीज जो है, आप उसमें सुधार कर सकते हो, आप वृक्ष में सुधार नहीं कर सकते। जितने सारे मेरे पास केसेस आए, जितने सारे मेरे पास कपल्स आए, जितने सारे लोगों के प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स के आए हैं, मैं देख रही हूँ कहीं न कहीं मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ, आपके डाइट ठीक नहीं है और आपके बचपन के ट्रॉमास, ठीक है? आपका सराउंडिंग, ये आपके यंग यानी कि बोलते हैं ना एक यंग एज को, आपके प्रौढ़ अवस्था को और आपके वृद्ध अवस्था को पूरी तरीके से डिफाइन करता है। और ये कहाँ से होता है? माँ के पेट से। मैंने जितने सारे केसेस देखे हैं जैसे कि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस लोगों के किए हैं, बच्चा पेट के अंदर भी फ़ील करता है कि मेरी माँ कौन से ट्रॉमा में थी। और जब माँ के साथ हम जब डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं कि येस मेरा ये था। यानी कि बच्चा पेट के अंदर महसूस करता है, ओके? जिस तरीके के लड़ाई-झगड़े, जिस तरीके का सेक्सुअल अब्यूज़ बोलो या जिस तरीके के फ़ाइनेंशियल क्राइसिस बोलो, वो बच्चा पेट में लेके आता है। पूरी फैमिली उनकी मतलब बोलते हैं ना समृद्ध है, लेकिन बच्चे के अंदर ये लैकिंग है क्योंकि जब वो बच्चा पेट में था, तो माँ-बाप की ये सारे इश्यूज़ चल रहे थे, ठीक है? दूसरी चीज़ इनफर्टिलिटी। ओके, इस पे भी मैं क्यों काम कर रही हूँ? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसका कारण क्या है? आपका जो हम बोलते हैं ना एक प्यूबर्टी एज, अगर आपकी प्यूबर्टी एज को हमने सुधारा, ठीक है? तो आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तीसरी चीज़ है सेक्सुअल डिस्फंक्शंस। सेक्सुअल डिस्फंक्शंस इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ कि जिस तरीके के आजकल मूवीज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग इंस्टा में भी रील्स देख रहे हैं, जिस तरीके से ये ओपन जितनी आपकी आज़ादी मिली है ना, इतना ज़्यादा हमारा खुद का शोषण हो रहा है। हम आपका खुद का शोषण करके ले रहे हैं। ये जो हम लोग जो मूवीज़ देख रहे हैं या जो रील्स देख रहे हैं, वो लोग पैसे कमा रहे हैं। बट आप आपका मेंटल शोषण कर रहे हो, फिज़िकल शोषण कर रहे हो। शोषण मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आपका परफ़ॉर्म का टाइम आता है, आप आपके पार्टनर के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो और खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ठीक है? तो मेरा जैसे मेरे पास आते तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ, अगर आप कपल्स हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग ये तो करो, आपका शौक है। लेकिन सबसे पहले आपके गर्भ संस्कार जो एक्चुअल होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये सब ठीक है, तो सेकंड जो आपका होता है इनफर्टिलिटी, ये आप सबसे पहले ही इस चीज़ को डायग्नोस कीजिए कि अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा हार्मोन्स है, इसके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, तो ये प्लानिंग-वानिंग छोड़ के पहले आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है? ताकि वो आपके 3 साल वेस्ट जो हो रहे हैं ना, वो होंगे नहीं। उसके बाद को आपको एंग्ज़ायटी नहीं आएगी। और सेक्सुअल डिस्फंक्शंस का मैं इसके लिए बोल रही हूँ, कभी-कभी है ना हम बहुत परफेक्ट होते हैं, हमें कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन ये दोस्तों के साथ में सुनकर, ये सारी एंग्ज़ायटी बोलते हैं ना, जैसे कि कोई भी चीज़ को कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है ना, उसका परफ़ॉर्म पहले करना ज़रूरी नहीं है। ऑन द स्पॉट करो, अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है? प्रिपरेशन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है? कि आप कोई भी ऐसे मेडिसिन्स के पीछे मत भागो, जिसका रिज़ल्ट आगे चल के आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स दे। आप आपके आहार के अंदर ही नेचुरल चीज़ों को किस तरीके से लेके आप उसको एक बोलते हैं ना एक कंबाइन एज़ अ फूड मेडिसिन्स के साथ में यानी कि खाने के प्लेट में ही उसको लेके आप चल सकते हो। ऐसी चीज़ों को मैंने बनाया है, जिसके वजह से गर्भ संस्कार में जो लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एंग्ज़ायटीज़ आती है, जो पैनिक अटैक्स आते हैं, जिस तरीके से फ़ियर्स होते हैं, इसके लिए मैंने एक बुक भी बनाया और एक ऐप भी बनाया है, जिसके अंदर 9 मंथ आपको किस तरीके से रहना है, ठीक है? अगर आपने सोचा है कि आपके पास 6 महीने का टाइमिंग है, मैं 6 महीने के बाद कंसीव होंगी, तो वो 6 महीने आपको बॉडी क्लेंजिंग कैसे करना है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि इनफर्टिलिटी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, राइट। ठीक है? क्योंकि इनफर्टिलिटी आप तब होते हो, जब आप मानसिक तरीके से पूरी तरीके से आप डैमेज हो जाते हो।
ठीक है? आपके अंदर सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर एक फ़ियर बैठ गया है, ओके? सारे क्वेश्चन्स के आंसर्स आपको मालूम है, लेकिन आप डर गए हो, तो आपको पूरा वो क्वेश्चन है ना ब्लैंक लगने लगेगा, आंसर्स ही नहीं पता चलेंगे। तो अपने आप को सबसे पहले आप सुदृढ़ बनाइए, कोई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ में आप एडवाइस लीजिए, ठीक है? तो फिर मुझे नहीं लगता है कि लाइफ़ इतनी भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। पहले आप पे टॉपिक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहूँगा और मैं आपको बार-बार बुलाना चाहूँगा कि आप बार-बार आइए श्योर, और थैंक यू। और बातें करेंगे इस टॉपिक पे। यस, यस, ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, हम करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स, सो मच थैंक आपको मज़ा आया था आपको।